काम करते हैं, थोड़ा मार्केट फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम साहब, गुड मॉर्निंग। मार्केट की बात करूं उससे पहले एक बार आईटी पे बात करना चाहता हूं। आईटी में काफ़ी वीकनेस है और नैस्डैक तो खैर 52 वीक लो के करीब है। इंडियन मार्केट्स में भी वो जो रैली बन रही थी वो टिक नहीं पाई। आपका अब इस समय इन्वेस्टर्स के लिए क्या व्यू है यहाँ पर? नहीं, आईटी में कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट जो फेड की बात हुई थी ना, कि इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ी लंबे अवधि तक चलेंगे और एंड पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा रहेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, यानी 5% भी पार हो सकता है यूएस 10 ईयर यील्ड। ऐसी हालत में अगर एक इंटरेस्ट रेट जबरदस्त हो रही है और लॉन्ग पीरियड के लिए हो रही है, तो ये रिसेशन की बात जो चल रही थी वो शायद आगे आ जाए, क्योंकि किसी हालत में फेड की चीफ ने कहा है कि मुझे ग्रोथ की परवाह नहीं है, मेरे को इन्फ्लेशन को ही घटाना है। तो ऐसी एक यूनिडायरेक्शनल मूव होता है फेड की ओर से, तो नेचुरली डिमांड को गिरना ही है। और इस वक्त में आईटी का क्या हुआ आपको याद होगा कि कोविड के पैंडेमिक के टाइम में आईटी एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, क्योंकि बहुत से बैकएंड में रीओरिएंटेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी और एक बूम सा हो गया था। अब रिसेशन की टाइम में ये थोड़ी होगा कि कोई आईटी में रिस्ट्रक्चर करेगा। तो ये डिमांड का जो एक एक्सप्लोजन देख रहे थे, उसके कारण वैल्यूएशंस की बढ़त वो नीचे आने लगी है, क्योंकि एक नॉर्मल सी सिनेरियो। अब बात ये है कि ऐसा नहीं कि आईटी एक साइक्लिकल सेक्टर है तो एकदम ऊपर जाए तो एकदम नीचे आए, क्योंकि एक कोर आईटी डिमांड ऑलवेज रहेगी। तो एक आईटी का जो ग्रोथ सेक्टर से एक सेफ्टी सेक्टर की ओर अभी जो बदलाव आ रहा है, वही आप देख रहे हैं दामों में जो दबाव आ रही है। और इसमें मैंने क्यों कहा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि इवन एक रिसेशन के टाइम में, क्योंकि आईटी यूजर इंडस्ट्रीज के लिए एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या कोई दूसरा आईटी प्रोवाइडर हमें आके और सस्ते में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इन्फोसिस और विप्रो और कॉग्निजेंट और माइंडट्री, इनके आसपास में जो लड़ाई होगी उसमें एक विनर तो आएगा। तो उस स्टॉक के लिए शायद मार्केट शेयर बढ़ सकती है इस रिसेशन के टाइम में भी। तो स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन से आपको आईटी से पैसा बन सकता है, मगर ओवरऑल सेक्टर में मैं कहूंगा एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में जो सेफ्टी के लिए आपको रखने की जरूरत है एक सेक्टर, उसमें आईटी शामिल होनी चाहिए। उसको जीरो मत कीजिए, और एट द सेम टाइम ग्रोथ की वापसी लगना मेरे को लग रही है कुछ टाइम लगेगा। सुनील जी का आप देखिए व्यू आईटी सेक्टर पे। अब सुनील जी एक और चीज़ है, अब बाजार जिन लेवल्स पे है 1800 की ट्रेजेक्टरी में, बैंक निफ्टी क्लोजेस टू ऑल टाइम हाई, जरा पॉइंट्स जहां पर चलते हैं, जहां पर अभी भी बाजार काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम सीमेंट पे बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी एमएनए एक्टिविटी हुई थी और कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे। उसके बाद बहुत अच्छे वाइल्ड स्विंग मिले, थोड़ा स्टॉक्स कूल ऑफ हुए, लेकिन प्राइस वाइज लग रहा है कि बाजार कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सीमेंट स्पेस पे। सर, आपका व्यू क्या है सीमेंट स्पेस पे इस वक्त? देखिए, सीमेंट स्पेस में क्या हुआ था कि एक ओवर वैल्यूएशन की स्थिति, और जब वो अदानी ने अनाउंस किया बहुत बड़ा परचेज, उसके बाद अल्ट्राटेक ने किया कि हम भी एक्सपेंशन करेंगे, तो एक एक्सेस सप्लाई की बात हुई थी, इसलिए करेक्शन आई थी। अब धीरे धीरे मार्केट समझ रहा है ये खाली अनाउंसमेंट्स की बात थी। अल्टीमेटली बिजनेस ओनर्स प्रैग्मेटिक है। और सीमेंट में क्या होता है कि एक रीजन स्पेसिफिक प्ले होता है हर बार, क्योंकि 200 किलोमीटर से ज्यादा सीमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए डोमेस्टिकली आप देखें तो ज्योग्राफी में कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, उधर डिमांड ज्यादा हो सकता है, तो दाम बिटवीन रीजन्स प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो अभी देखा आपने कि गवर्नमेंट की इनकम्स अच्छी आ रही है, जीएसटी भी लाइफ टाइम हाई पे है, तो कैपेक्स के प्रोग्राम में कोई कमी नहीं दिख रही है। हाईवे कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग जारी रही है। तो इसलिए जहां जहां पे वो चल रहा है ना, वहां पे सीमेंट में एक्सपेक्टेशन है कि दाम थोड़े फर्म रहेंगे। तो सीमेंट कंपनीज के लिए मार्जिन के लिए, क्योंकि उनके लिए इनपुट कॉस्ट में कोल बहुत बड़ा शामिल होता है, तो एनर्जी प्राइसेस का भी आउटलुक यह है कि एक रिसेशन आने से शायद एनर्जी प्राइसेस भी थोड़े गिरेंगे। तो सीमेंट के लिए मार्जिन की ओर से एक सपोर्ट और डिमांड की ओर से भी एक सपोर्ट सामने दिख रही है इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन में। तो मेरे ख्याल में अगेन मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कई स्टॉक्स को बहुत ओवर वैल्यू भी कर रही है। तो गुड क्वालिटी सीमेंट कंपनी जिसका राइट प्लेसेस पे उनकी प्लांट है, वहां लोकल सप्लाई डिमांड का सिचुएशन उनको फेवरेबल है, वहां पे डेफिनेटली अपसाइड मेरे को दिखती है। तो मैं कहूंगा एक ओवरऑल सेक्टर का मैं न्यूट्रल व्यू रखूंगा,
और उसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स को बाय में भी रखूंगा और स्पेसिफिक कुछ को होल्ड या न्यूट्रल में भी रखूंगा। ओके, ऑटोज पर क्या व्यू है आपका सर इस समय? ऑटोज में अच्छी खासी तेजी देखी हमने, खासतौर से कुछ सेलेक्ट शेयर्स में लाइक टीवीएस मोटर, मारुति। अब यहाँ से क्या? ऑटो एक बुलिश स्टोरी है हमारे लिए, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड की बात है। सेकंड, इनपुट कॉस्ट में उनको दो तरफ, एक तरफ स्टील का इनपुट कॉस्ट, दूसरी ऑयल रिलेटेड डेरिवेटिव्स, तो ये दोनों का हमको एक बैड 2-3 क्वार्टर्स हमने देखा जहां पे कमोडिटी प्राइसेस की राइज का इंपैक्ट उनके मार्जिन के ऊपर दिखा था। अब फेस्टिवल डिमांड से देखकर आप देखिए ऑटोमोबाइल की वेटिंग लाइंस कितनी लॉन्ग है, तो इस तरह से एक ग्रोथ जो दिख रही है मुझे, मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी सामने आ रही है ऑटो सेक्टर में। तो ओवरऑल ऑटो में हम पॉजिटिव ओवरवेट ही है। खाली इसमें ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बात है उसमें शायद वर्ल्ड रिसेशन का थोड़ा असर पड़ सकता है। सेकंड थिंग, ऑटो के अंदर ये भी है कि मार्केट जो जो कंपनियां या उनके ओनर्स एक ईवी की ओर बहुत स्ट्रांग एक इन्वेस्टमेंट और डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो मार्केट का ये एक सूचना है कि फ्यूचर में इनको एक अच्छा मार्केट शेयर, ईवी का रेवोल्यूशन जब तेजी पकड़ता है जाता है, तो इन्होंने ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो इंटरवैल्यूएशन प्ले में जो भी ईवी में निवेश कर रहे हैं उनके लिए मार्केट थोड़ी एक पी में थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। तो अब गिन चुन के स्टॉक्स को देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो में मैं बुलिश हूँ। ऑटो कंपोनेंट्स में थोड़ी नमी दिख रही है क्योंकि डिमांड शायद गिर सकता है इंटरनेशनल की वजह से एक्सपोर्ट्स में, बट एट द सेम टाइम लोकल ईवी ओरिएंटेड प्लेयर्स में थोड़ा एक वैल्यूएशन की अपसाइड भी देख रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑटो पे 13,283 इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें अच्छा करता है, और कुछ स्टॉक्स जो कि अपने करियर के हाई से फ्लोट कर रहे हैं, उसमें मारुति भी शामिल है, उसमें एम&एम भी शामिल है, और टीवीएस मोटर्स तो क्या गजब की चाल इस स्टॉक की रही है। अच्छा, एक दो स्पेस और लिखे आइए। लेट्स चेक आईटीसी। याद रखिएगा, आईटीसी अपने करियर के फिर नए हाइस पर 355.90 और एक अच्छा स्विंग दिया इस स्टॉक ने। सुब्रमण्यम जी, जब आईटीसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार न जाने एफएमसीजी ने क्या गुनाह किया, इस बार आईटीसी को बाजार पिक करके ले गया, बीइंग ए होटल स्टॉक, बीइंग ए पेपर स्टॉक, बीइंग ए एफएमसीजी स्टॉक। लेकिन ये जो लग्जरी सेगमेंट है ना, इसमें आप देखिए इंडियन होटल्स ने क्या स्विंग दिया, ऑल टाइम हाई, होटल स्पेस गजब का मूव दिया। लेजर में अगर आप देखें आपका पीवीआर उतना अच्छा नहीं कर पाया, अभी इंडिगो उतना नहीं चल पाया। ये स्पेस सर क्या कर रहे हैं आप इसमें इस वक्त, और इसमें क्या एग्जैक्टली आपने ग्रैब किया है या फिर करना चाहते हैं? देखिए, ओवरऑल ये सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स में हम बहुत बुलिश है, क्योंकि जो बाउंस बैक, आप होटल्स की बात की, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है कि करीबन दुगना हो गया है होटल की दामें इन टर्म्स ऑफ दिस, और होटल्स नहीं मिल रहे बहुत जगह पे। तो होटल का एक बहुत स्ट्रांग अप्रूव है, और ये बहुत सिक्लिकल है क्योंकि होटल में रियल एस्टेट कॉस्ट, जो लैंड, रूम्स, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज बहुत होते हैं, तो इनका डाउन और अप बहुत वाइल्ड स्विंग्स होता है। तो मेरे ख्याल में होटल एक स्वीट स्पॉट में है, और उसका मैं बहुत पॉजिटिव एक ग्रोथ टेरिटरी देख रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी की बाउंस बैक नॉर्मल से आगे बढ़ रही है, वो एक बात है। एयरलाइंस की बात पे क्या है कि सेम आपको बाउंस बैक एयरलाइन में भी दिख रहा है, मगर उधर दो तीन चीज है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि एयर इंडिया की वापसी ने कुछ हिला दिया है। एक तरफ लोग भी जाके एयर इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं, और टाटास का भी एक ओवरऑल कंट्रोल, क्योंकि एयर एशिया एक तरफ, विस्तारा एक तरफ, एयर इंडिया एक तरफ, तो एक ओवरऑल उनको अलग अलग कंपनियां हैं, पर फिर भी एक वो ओलिगोपोली की तरह दिख रही है। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस उधर एयरलाइंस में मेरी थोड़ी टाइटनेस दिख रही है, इसलिए उधर जो डिमांड का स्टोरी है वो पूरी तरह आपको स्टॉक में प्ले हुए नहीं दिख रहा है शायद, मेरे ख्याल में। उसके अलावा बाकी जो सर्विसेज है, जैसे आपने मल्टीप्लेक्सेस एंटरटेनमेंट वाली बात की, उसमें तो मैं स्टॉक ग्रोथ देख रहा हूँ। शायद मार्केट में उधर वैल्यूएशन थोड़ा बाउंस बैक का थोड़ा ओवर किया था, तो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन होगा, मगर ओवरऑल में जैसे ही लाइफ नॉर्मलाइजेशन पे आ रही है, आप देख रहे हैं कि लोग वापस सभी थिएटर्स में जा रहे हैं, सब कम कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि आउटलुक पॉजिटिव रहनी चाहिए, और ये खास करके ये डोमेस्टिक सेक्टर है, तो डोमेस्टिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना उचित होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में ही थोड़ा प्रेशर आ सकते हैं, इन्हीं प्योरली डोमेस्टिक विल बी अ गुड बाय। अच्छा ठीक है, जरा उसी ऑलमोस्ट रिलेटेड स्पेस से एक स्टॉक लेकर आते हैं, सेफायर। सेफायर का इंट्राडे चार्ट देखिए, एकदम से काफ़ी डिक्लाइन है इसमें, करीब आज थोड़ा सा मार्केट में इंडिविजुअल पॉकेट्स में थोड़ा प्रेशर है। और सेफायर फूड्स का स्टॉक एक बार ज़रा हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक इस समय थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहा है, करीब करीब 4% का डिक्लाइन इस समय सेफायर के स्टॉक में आपको दिखाई देगा इस समय।
तो सुनील जी, इसमें जो QSR स्पेस है, इसमें क्या व्यू होगा आपका यहाँ पर? QSR में बहुत पॉजिटिव है व्यू, क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्विसेज के अंदर ये जो सेगमेंट्स है जिसकी कोविड में बहुत एक असर आया था, उसमें डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव मूव देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ओवरवेट है हम उस सेक्टर में। सफाया फूड आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1402 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा सुब्रमण्यम सर, एक चीज़ बताइएगा कि NBFCs में शायद अमूमन आजकल पहला प्रश्न तो बैंक से होते हैं क्योंकि बैंक ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन NBFCs में आपका सबसे प्रिफर्ड, अगर आप NBFCs को बाइसेट करें, यू हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, यू हैव HFCs, यू हैव कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, आपका फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों फोकस होंगे। गोल्ड फाइनेंस में क्या है कि वो एक ऑटोमेटिकली एट ऑल टाइम्स, क्योंकि डाउनटर्न होता है जब पीपल की कमी, ये इनकम में कमी आती है, तब वो अपना गहने को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। मगर एक बूम टाइम स्टोरी में उतना ज्यादा गोल्ड का अप मूव मैं गोल्ड फाइनेंसिंग का उतना नहीं दिख रहा हूँ। मगर हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि क्या हो रहा है कि बैंक्स का मेजर मार्केट शेयर है, मगर प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग में क्या है कि अनटैप्ड सेगमेंट होते हैं। तो बैंक के लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन होते हैं कि एक व्यक्ति का इतना इनकम होना चाहिए, इनका एक ऑडिटेड फाइनेंशियल होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, तभी हम देंगे। मगर ह्यूज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ऐसे ह्यूज सेगमेंट है जो पूरे जो नियम है बैंक के वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो एनबीएफसी इस जगह में जाके उनको ना ही एक मार्केट मिलता है जहां पे बैंक टैप नहीं कर पा रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम उनको वहां पे मार्जिन भी अच्छी मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह से लोन नहीं मिल रही है, तो उनको एक हायर ब्याज भी मिलता है उनसे। तो एक हाउसिंग स्पेस में मैं एनबीएफसी के लिए ज्यादा एक ग्रोथ देख रहा हूं, क्योंकि डिमांड फॉर हाउसिंग तो स्ट्रांग ही दिख रही है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर फाइनेंस में आप देखें तो टर्न अराउंड, स्पीड ऑफ टर्न अराउंड, क्विक कन्वर्जन ऑफ द लोन, तो ये सब एनबीएफसी बैंक से बहुत आगे हैं। तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्पेस में ऑब्वियस एनबीएफसी में समझूंगा कि उनकी मार्केट शेयर बढ़ेगी रिलेटिव टू इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बात अलग है, छोड़िए, वो रिटेल स्पेस में उतना नहीं शामिल है। मगर इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुताबिक आप एक काउंटर पे जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल काउंटर पे, और आपको उधर 0% EMI पे लेना है, तो स्पीड से जो प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी जो उधर कन्वर्ट कर पा रही है, उनके मार्केट शेयर में समझूंगा। और इस हालत में अभी जब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं, एनबीएफसी बैंक ये सब क्या कर पा रहे हैं कि अपने बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा अपनी लेंडिंग रेट्स को बढ़ाने की एक सक्सेस उनको मिल रही है अक्रॉस द सेगमेंट। तो ये निम्स का वाइडनिंग भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है जो प्ले आउट हो रहा है, और एनबीएफसी उसमें शामिल है। क्या है कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होनी चाहिए और उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों बात एनबीएफसी के अंदर आपको देखनी चाहिए। मगर ये दोनों अगर अपने बार को क्लियर कर दिया कि अच्छी कैपिटलाइजेशन है, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है और उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेस ठीक है, तो मैं कहूंगा कि उनको मैं निम की मार्जिन एक्सपेंशन और मार्केट शेयर की मार्जिन एक्सपेंशन दोनों सामने देख रहा हूं। ओके, चलिए सुनील जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। तो ये सुंदरम म्यूचुअल फंड की राय। आज सुबह खुलते ही एक